शुभेंदु अधिकारी जो इस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का रिजाइन मानना चाहिए कि इसलिए वो डायरेक्ट प्रहार करें, शुभेंदु अधिकारी जी डायरेक्ट प्रहार करें अमित शाह जी के कि आप विफल हैं, इसलिए कि आप जो बॉर्डर जो हमारे जितने भी बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो केंद्र के सरकार के अंडर में आता है और वो होम मिनिस्टर के अंडर में आता है और उनका मिनिस्ट्री कौन है भाई? हमारे अमित शाह जी है। तो उनको सीधी सीधी सवाल करना चाहिए अमित शाह जी कि आप विफल है, यहाँ बांग्लादेशी कैसे ढुक जा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ ढुक रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार अमित शाह जी है। तो हम समझते हैं अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए और शुभेंदु अधिकारी को इस्तीफा किसे मांगना चाहिए? शुभेंदु अधिकारी को अमित शाह जी से इस्तीफा मांगना चाहिए कि आज जितने भी बॉर्डर इलाका में जो घुसपैठिया अगर एंट्री कर जा रहे हैं तो इसकी विफलता, उसकी नाकामी का जिम्मेदार अमित शाह जी है, इसलिए अमित शाह जी को रिहा देना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टीएमसी माइनॉरिटी सेल के स्टेट के नेता मोहम्मद एहतशामुल हक। इस वक्त पूरे भारत में, पूरे देश में एसआईआर को लेकर चर्चा हो रही है। इस वक्त बिहार में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन खास तौर पर वोटरों की स्पेशल रिव्यू कर रही है जिसका नाम है एसआईआर। ये भी कहा जा रहा है कि ये एसआईआर अब पश्चिम बंगाल में भी होंगे क्योंकि अगले साल बंगाल में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, लीड अपोजिशन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बंगाल से 1.5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम हम लोग कटवा के रहेंगे। क्या पश्चिम बंगाल के जो बंगला बोलने वाले जो मुस्लिम लोग हैं, क्या उनका नाम एसआईआर के नाम पर काटने का ये जो एक बहुत बड़ा कोशिश या फिर साजिश आप कह सकते हैं, क्या ये टीएमसी सरकार के लिए खतरे की एक घंटी है? इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एहतशामुल हक जी खुद मौजूद है। क्या आपकी पार्टी क्यों एसआईआर से डर रही है सर? देखिए, सबसे पहले न्यूज टैग हालात बंगाल का तमाम व्यूअर्स को सलाम दुआ नमस्कार, इसलिए कि आपने जो सवाल किया एसआईआर के रिलेटेड से, जो बिहार में अभी 65 लाख लोगों का समझ लिए कि वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है और आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल में भी इस तरह का समझ लिए कि होने जा रहा है। तो जो अपोजिशन के लीडर शुभेंदु अधिकारी जो इस तरह की जो बात कर रहे हैं कि 1 से 1.5 करोड़ यहाँ समझ लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ है, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि उनको मालूम नहीं है कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी क्यों यहां आएंगे। इनको सोचना चाहिए, जब वो हमारे यहाँ 6 पार्टी में उस टाइम उनको इस तरह की बात समझ में नहीं आ रही थी। आज पिछले 2014 से केंद्र में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी की पार्टी की सरकार। तो बॉर्डर जो है वो केंद्र के अंतर्गत आता है, तो वो किस हिसाब से प्रवेश करेंगे? हमें बहुत अफसोस है कि उन जाहिल आदमी है, वो मूर्ख आदमी है, उनको मालूमात नहीं है। उनको सीखना चाहिए कि किस हिसाब से मतलब हम इंटरव्यू दें मीडिया में या किसी भी लोगों को। आज वो अपने ही समझ लिए कि जाल में फंस रहे हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार जो है बैठी हुई है वो विफल है। बीजेपी सरकार एकदम 100% विफल है। रोहिंग्या घुस जा रहा, इसका मतलब है बांग्लादेश से लोग जो एंट्री कर जा रहे हैं यहाँ पे, ये एक समझ लिए सोची समझी साजिश, ये रणनीति के तहत कि बंगाल में इन्होंने 2021 में बड़ी सपने देखे थे कि हम अब की बार 200 के पार। तो ये एक चालाकी से आप अशफाक भाई, ये आप देखे होंगे राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 40 लाख वोटर इनके एक्स्ट्रा थे, वो उन्हीं के जरिया से ये तीनों जगह समझ लिए सरकार बनाने में सक्षम हुए हैं। तो उसी के आधार पर अब ये चोर की दाढ़ी में तिनका हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में जो हम लोग बोले हैं, तो उनको देखने में आ रहा है कि अब हम किसी भी तरह से पिछला दरवाजा से एनआरसी का रूप लेकर करके, और ये जो एसआईआर का जो मसला है उसमें ये देखिए अभी बिहार में 65 लाख लोगों को बांध दिया गया है। तो मैं आपके चैनल से कहूंगा, इसी वोटर कार्ड, इसी एविडेंस के तर्ज पर, इसी के बिना पर भारत में 2014 में पहली बार सरकार बीजेपी की आई, इसी वोटर कार्ड से आई है और इसी एविडेंस के तथ्य पर आई है। 2019 में जो दूसरी बार उनकी सत्ता आई है तो उसी वोटर कार्ड के आधार पर आई है, और अभी तीसरी बार 2024 में भी जो सत्ता में बैठते बैठते मतलब वो बहुत मुश्किल से कि 2 बैसाखी लेकर करके चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के अभी समझ लिए 2 बैसाखी लेकर के 2024 में जो सत्ता पर बैठे हैं, तो वो भी समझ लिए यही
हमारे पास एविडेंस है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर करके ये चल रहे हैं, ताकि मुझे यहां पे बिहार में इनको मालूम है जो कि एक ऐसा जो बिल जो लाया गया है यहां रात के 3 बजे वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, तो उनको इल्म है कि हम बिहार से हमारी सत्ता जो है जमीन से हमारी पैर खिसक रही है, तो उसी के आधार पर हम किसी भी सूरत से जो पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, मुसलमान है, माइनॉरिटी है, तो इस तरह के इन लोग के पास एविडेंस नहीं होंगे तो हम क्या है एक नया एसआईआर जो है अभी हर 20 साल में जो ये होता है ये, लेकिन हम कहते हैं कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है इनको पावर में बड़े रहने का कोई अधिकार नहीं होता है, उस आधार पर डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। ये सरकार जो केंद्र में बैठी हुई डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए और भारत में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए संपूर्ण भारत में, क्योंकि इसी वोटर आईडी कार्ड के आधार पर हमने पूरे भारत के लोगों ने 240 सीट अभी बीजेपी को दिए हैं और बीजेपी वहां समझ लिए चंद्रबाबू नायडू और इनके नीतीश कुमार के बदौलत वो सत्ता पे बैठे हुए हैं। तो वो क्या वो सभी लोग क्या रिजाइन करेंगे क्या? मैं उसी आधार पर पूरे भारत के 140 करोड़ में समझ लिए 110 करोड़ वोटर जनता जो है उनको मैंडेट दे करके 240 सीट लेके आए और तीसरी बार सरकार बनाए हैं। तो किस हिसाब से ये एविडेंस से समझ लिए कि नहीं चलेगा, हमें इस बात समझ में नहीं आ रही है ये किस तरह का मतलब एक तरह का मतलब बोला जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ 1 करोड़ मुसलमान यहां पे हैं। हालात बंगाल को मैं कहूंगा, न्यूज टैग को मैं कहूंगा रोहिंग्या, बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात जो कह रहे हैं, तो देखिए बांग्लादेश भी जमहूरियत है, भारत भी जमहूरियत है, बांग्लादेश में मुसलमान अक्सरियत में है। समझना होगा, तथ्य को समझना होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, एविडेंस देना होगा उसके लिए, प्रमाण देना होगा उसके लिए। मैं आपको जो स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, हम तमाम व्यूअर्स को यह बात कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश मुस्लिम माइनॉरिटी, वहां मुस्लिम ज्यादा है, मेजोरिटी में है, माइनॉरिटी में हिंदू है। भारत में हिंदू यहां मेजोरिटी में है, मुसलमान माइनॉरिटी में है, तो वो मुसलमान यहां भला क्यों आएगा? हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुस्तान में आगे क्या करेंगे। वो बांग्लादेश में समझ लिए कि वो 90% है या 95% है, तो वो यहां पे क्यों आएंगे? यहां अल्पसंख्यक बनने के लिए क्यों आएंगे? तो ये एक सोची समझी साजिश, ये एक रणनीति थे, ताकि यहां जो भारत पश्चिम बंगाल में जो सरकार ममता बनर्जी की तीसरी बार सरकार बेहतरीन रूप से 2021 में आया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बना कर करके, ताकि यहां मुसलमान जो है हम अगर 50 लाख वोट को अगर हम ये कर देते हैं एसआईआर के जरिया से, अगर हम इसको रोक दिया जाता है तो हम यहां सत्ता में काबिज हो जाएंगे। लेकिन मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है कि पश्चिम बंगाल में 50 साल तक जब तक ममता बनर्जी है तब तक शुभेंदु अधिकारी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आ जाएंगे, तो हमारी ममता बनर्जी की सरकार को यहां पर कुछ होने वाला नहीं है। और मैं एक बात कहूंगा कि हम लोग भारतीय हैं और हम लोग उसी जो हमारा 1995 में जो हमारा टीएन सेशन के जमाने में जिसके सर्वे सर्वा नेत्री ममता बनर्जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, नो आइडेंटिटी नो वोट, वो हमारे पास ये आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी की बना पर पूरे भारत, संपूर्ण भारत में सरकार है। तो हम लोग जो है हर हाल में हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे और एक भी नागरिक हमारा पश्चिम बंगाल का बात नहीं होगा। मुझे स्पष्ट रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, मैं चुनौती देता हूं कि एक भी अगर मेरा पश्चिम बंगाल का अगर वोटर को आप अगर इस तरह से काम करेंगे तो हम लोग रास्ते पे उतर कर करके हम लोग इसकी कड़ी प्रोटेस्ट करेंगे और मजम्मत करेंगे। ये बताएं कि इसका मतलब ये है कि जो बंगाल में बंगला बोलने वाले जो मुसलमान हैं, क्या उन्हीं लोगों को बीजेपी के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रही है, ऐसा आपका मानना है? सबसे बड़ी बात है अशफाक भाई, देखिए अभी जबान की लड़ाई, देखिए हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं,
तमाम भाषाएं हमारी भाषाएं हैं, तमाम भाषाएं हमारी भारत माता की है। भारत माता कौन? मोहम्मद एहतशामुल हक भी भारत माता का एक हुआ, अशफाक भाई भी है, हर एक लोग हम लोग भारतीय हैं। तो हम तमाम भाषाओं का हमें सम्मान करना चाहिए और तमाम मर्यादा हम लोगों को मैनेज करना चाहिए। लेकिन जो ऐसी एक सरकार है जो बांग्ला बोलने वाले हमारे जो समझिए कि कहां दिल्ली में है तो उनको बांग्लादेशी बोल रहे हैं, क्यों? ताकि हमारी ममता बनर्जी की सरकार को यहां पर बदनामी हो और हम यहां पर सरकार बना सकें। लेकिन हम लोग साफ लफ्जों में अभी हमारा 6 महीना समझ लिए लगातार समझ लिए हमारी पार्टी की ओर से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे जबान को लेकर करके, इसलिए कि हिंदी भी हमारी मादरी जबान है, उर्दू भी हमारी मादरी जबान है, बांग्ला भी मेरी मादरी जबान है, उड़िया भी मेरी मादरी जबान है, तेलुगु भी मेरी मादरी जबान है, कन्नड़ भी मेरी मादरी जबान है, मराठी भी मेरी काडनी जबान है। तमाम जो भारत के तमाम भाषा है, हमारी नेत्री ने कहा साफ लफ्जों में कि मैं अपनी बांग्ला भाषा को लेकर के प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हर भाषा का हम सम्मान करेंगे। हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे भाषा के लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, समझ लिए कि राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम लोग, देखिए ये मेट्रोपॉलिटन 4 में समझ लिए कलकत्ता आता है। लेकिन हमारी नीति साफ लफ्जों में कहा कि हम हर भाषा का सम्मान रखते हुए, लेकिन हम बांग्ला के लिए लड़ाई, इस तरह के बांग्ला भाषा का जो अपमान करेगा हम उसकी कड़ी निंदा मजम्मत करेंगे और उसके लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। अब ये हमारी मातृ जबान है, बांग्ला हमारा रीजनल टंग है, ये मेरी अपनी भाषा है। हर भाषा का हम लोग को सम्मान करना चाहिए। लेकिन बांग्ला बोलने वाले आज भारत में, आज समझना होगा, भारत में अगर 2 राज्य पश्चिम बंगाल और पंजाब अगर नहीं होता तो भारत आजाद भी नहीं होता। आज हमारा नेशनल एंथम गाने लिखने वाले कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। आज भारतीय जनता पार्टी लोग मूर्ख है। आज तमाम लोग जो थे कहां से है? वो पश्चिम बंगाल से है, तो इनको समझना चाहिए। लेकिन बांग्ला में इनको आपत्ति है। हमें बहुत अफसोस होता है कि उनको बांग्ला भारत में सेकंड लार्जेस्ट बोलने वाला लैंग्वेज है। हिंदी के बाद जो सबसे ज्यादा अगर कोई भाषा बोली जाती है वो सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज आती है, वो हम लोग का पश्चिम बंगाल का बांग्ला आता है। तो ये सिर्फ क्या है? ये एक राजनीतिकरण है जो हम लोगों को यहाँ बांग्ला बोलने वाले जो भी जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो इस तरह से मतलब बांग्ला बोलने वाले को रोहिंग्या और समझिए बांग्लादेशी कर दिया जा रहा है, तो हम लोग उसके लिए कई लड़ाई हमारी नेत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, इसलिए कि ये मेरी बांग्ला जबान मेरी मादरी जबान है। और बांग्ला जबान हमारे कोई भी अगर इस तरह का अगर बांग्ला बोलने वाले किसी भी राज्य में अगर इस तरह का अगर होता है तो मैं उसके लिए हर टाइम में तैयार रहेंगे लड़ाई लड़ने के लिए। मैं एक बात और कहूंगा, आपके हालात बंगाल और न्यूज टैग के माध्यम से देखिए, अगर खुदा ना खास्ते इस तरह की जो जबान की लड़ाई अगर होती है तो पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मच जाएगा। आप अगर पश्चिम बंगाल के लोगों को किसी भी राज्य में अगर इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके मेरे राज्य में क्या उनको बख्श दिया जाएगा? तो ये समझना चाहिए, ये भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने का भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सोची समझी साजिश हो रही है कि भारत को समझ लिए टुकड़े टुकड़े में बांट दे। आज बोलिए राजस्थान का आदमी, आज समझ लिए कि दिल्ली का आदमी, आज बड़ा बड़ा व्यापार अगर पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है, तो हमारे सब हिंदी भाषा भाषी है। तो हम लोग को समझना चाहिए ये भारत का, ये यहां से कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा हमारा है, सारा हमारा है। मैं कश्मीर में रहूं, कश्मीरी यहां रहे या फिर यहां के लोग केरला में रहे, साउथ का लोग नॉर्थ में रहे, नॉर्थ का लोग ईस्ट में रहे, वेस्ट में रहे, ये मेरा मौलिक अधिकार, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ये इस तरह किस तरह का बात भाई? आसाम की सरकार ने वहां पे आदेश दिया है कि वहां के जो लोग जो मादरी जुबान बांग्ला दर्ज कराते हैं तो उनको फॉरेनर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी सबसे ज्यादा बोलने वाले अगर जो है ना इस तरह का आसाम के, वही बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि असम भारत का एक पार्ट है, वो किस हिसाब से बोल रहे हैं? वो लोग एक जाहिल है, ये लोग सिर्फ बैठ गए गद्दी पे, इनको मालूम नहीं है यही जनता हमें यहाँ पे आज समझिए सरकार में बैठाए, गद्दी पे बैठाए हैं। तो इस तरह का ये समझिए ये लोग जबरदस्त तरीके से इन लोग किसी भी तरह से देश को, ये लोग विनाशकारी विपरीत बुद्धि जो है आज हमारे देश की बहुत बड़ी समझिए चीची हो रही है, बदनामी हो रही है। हमारा देश भारत एक महान देश को इन लोग समझिए
के महानता को खत्म कर दिया जा रहा है। और इस तरह का जो काम हो रहा, मैं इसकी कड़ी निंदा मुजम्मत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो देश में आई है, ये बड़े बड़े बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन ये मुट्ठी भर लोगों का काम कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोगों का विकास कर रहे हैं और देश का हर चीज को बेच दे रहे हैं। ये माइंड को डाइवर्ट कर दे रहे हैं कि ताकि हमारी जो विफलता है, हमारी जो नाकामियां है, जनता हमसे सवाल ना करे। आज देखिए जो अमित शाह जी के बेटे हैं वो कहां बैठे हुए हैं, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वो सभापति प्रेसिडेंट है। और वही हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के समझ लिए कि जो वोटर है, आज उनके बच्चे कहां हैं? आज उनके बच्चे देखिए कि रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में दौड़ रहे हैं, खा नहीं पा रहे 2 टाइम का। और आज देखिए, तो ये नेता का काम है कि हमारी जनता, भोली भाली जनता हमसे सवाल न कर बैठे, उसका माइंड को डाइवर्ट कर दो, उसका माइंड को पूरे एक तौर पर, ताकि वो हमसे सवाल न करे। और हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, आज 400 का पेट्रोल, गैस कितना है? 1100 रुपया। आज 70 का जो पेट्रोल था 106 रुपया है। तो ये सवाल पब्लिक नहीं करे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 11 करोड़ साल का 22 करोड़ लोगों को रोजगार होना चाहिए, लेकिन रोजगार देने के बजाय ले लिए सारे लोगों का। बेकारी हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर हो गया। पब्लिक सवाल कर बैठेगा तो हम क्या करेंगे? लेकिन तो ये तरह तरह का समझिए, इस तरह का एक तो इन लोगों का मैसेज चल रहा है कि हम अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, ताकि हमारा यहाँ पे नाकामी साबित ना हो, पब्लिक हमको पकड़े नहीं, पब्लिक हमको ये नहीं करे, इसलिए कि एक ऐसा तमाम एजेंसी जो है वो केंद्र के अंतर्गत आता है। हम समझते हैं सभी जो बैठे हुए हैं उनको निष्पक्ष होना चाहिए, और जो वाकई में घुसपैठिया है उस पर नजर रखिए। लेकिन कहीं ना कहीं समझ लिए ये बॉर्डर जो है अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार की विफलता है। खुद ये अधिकारी जो है, शुभेंदु अधिकारी, वो खुद अपनी सरकार की नाकामियां को लोगों के सामने रखे हुए। हम समझते हैं शुभेंदु अधिकारी जो इस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का रिजाइन मारना चाहिए, कि इसलिए वो डायरेक्ट प्रहार करें, शुभेंदु अधिकारी जी डायरेक्ट प्रहार करें अमित शाह जी के कि आप विफल हैं, इसलिए कि आप जो बॉर्डर, जो हमारे जितने भी बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो केंद्र के सरकार के अंडर में आता है, और वो होम मिनिस्टर के अंडर में आता है, और उनका मिनिस्ट्री कौन है? हमारे अमित शाह जी है। तो उनको सीधी सीधी सवाल करना चाहिए अमित शाह जी कि आप विफल है, यहां बांग्लादेशी कैसे ढुक जा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ ढुक रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार अमित शाह जी है। तो हम समझते हैं अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, और शुभेंदु अधिकारी को इस्तीफा किसे मांगना चाहिए? शुभेंदु अधिकारी को अमित शाह जी से इस्तीफा मांगना चाहिए कि आज जितने भी बॉर्डर इलाका में जो घुसपैठी अगर एंट्री कर जा रहे हैं, तो इसकी विफलता, उसकी नाकामी का जिम्मेदार अमित शाह जी है, इसलिए अमित शाह जी को रिजाइन देना चाहिए।